समझ रहा हूँ आपकी, बट आपकी बात समझ रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता है बोलना। हुँ। हाँ, हाँ, आई अंडरस्टैंड, आपकी बात समझ रहा हूँ। हुँ। हाँ जी, ओके। शिपिंग कंपनी, फेडेक्स हो गई, इंडियन है, इंडियन शिपिंग कंपनी बड़ी, शॉपिफाई तो वो ड्रॉप शिपिंग वाली हो गई। होगा। अच्छा, अच्छा। हुँ। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। एक बार ना आप ये वाली चीज़ भी ना मैम को बोल देना, मे बी प्रोसेस से थोड़ा-सा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट मेरे हाथ में जितनी पावर नहीं है ना, मैं बोल ही सकता हूँ उनको। मैंने पहले महिमा मैम को भी ऑलरेडी ये चीज़ बोल रखी है। विनीत सर को भी मैंने बहुत बार मैसेज कर रखा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। उन्होंने जितना काम मेरे को दे रखा था, मैं उतना काम कर चुका हूँ अपना। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि हुँ। हुँ। मैं कह तो रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब से मैंने जॉइन किया है, लास्ट नवंबर के अराउंड जॉइन किया था मैंने, तो तब से जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे, उनका प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम जितना मैंने देखा है इतना ही चलता था कि जैसे मैं रिजल्ट वगैरह आगे भेजता था, सो विद इन अ वीक मैक्सिमम उनका वो इंटरव्यू वगैरह शुरू होने शुरू हो जाते थे। अब क्या हुआ है क्या नहीं, मेरे को भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कोई मेरे को बोले कि यार मार्केट में जॉब्स की इशू है या कुछ भी है तो होल्ड पे करना है या कुछ भी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो इसके रिगार्डिंग मैं भी तो बोल ही सकता हूँ आपकी तरह ही। हाँ। नहीं, आप अप्लाई करना तो शुरू कर ही दो, उसमें तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अप्लाई करना तो शुरू कर ही दो। हुँ, हुँ। डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में हाँ, वही तो मैंने बताया था आपको। हो देखो मैंने वही बताया था कि हो सकता है। इनिशियल रेट मार्केट का 35-40 रहता है, 35-40 नहीं, 40-45 के अराउंड तो रहता है, ठीक है? डेटा एनालिसिस में ये वाला रहता है, 50-60 मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम हायर एंड पे 50-60 के पास जाता है, और आप एक्सपीरियंस वगैरह गिनना चाहते हो तो 1 लाख के अराउंड तक चला जाता है मैक्सिमम। 50-55 के अराउंड होना चाहिए। आगे करते हैं, बिल्कुल। हमने कोवेरिएंस का वो स्कैटर प्लॉट वगैरह कर लिया था ना? स्कैटर प्लॉट बनाया था हमने उसको विजुअली वेरीफाई करने के लिए चीज़ों को, ठीक है? गिव मी अ सेकंड, मैं बस कुछ डिस्प्ले कर देता हूँ। हमने यहाँ पे एक 1 मिनट रुकना।
हम्म। ओके, तो लास्ट में हमने कोवेरिएंस प्रोपोर्शंस वगैरह कर लिए थे, एंड हमने उसको विजुअली वेरीफाई करने के लिए अपना स्कैटर प्लॉट जो बनाया था वो भी बना लिया था, राइट? हम्म। तो या अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का आता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नॉट इन द सेंस जो आप ए वाले टर्म्स में नॉर्मलाइजेशन से फैमिलियर हो। ठीक है, अभी जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है दैट इज काउंटिंग और नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट हो जाता है। हाँ, 0 से 1 के बीच में वाला पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वैल्यू काउंट्स निकाल रहे हैं कि भाई ग्रुपिंग कर रहे हैं डेटा की। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा पे कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते, तो वी डू ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग ग्रुपिंग करने के बाद हम हर एक कैटेगरी का काउंट देख लेते हैं। ठीक है, सो जो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है मैंने, ठीक है, इसमें से अगर मैं नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू हटा दूंगा तो इस तरह मेरे को यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स देगा। कहने का पॉइंट कि मेल जो स्मोक नहीं करते वो इतने थे, मेल जो स्मोक करते हैं वो इतने थे, इस तरीके से नंबर देगा मेरे को ये। ठीक है, एंड व्हेन आई डू नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू तो ये परसेंटेज बता रहा है कि 39% स्मोक नहीं करते हैं, 24% स्मोक करते हैं, इस तरीके से बता रहा है। दिस इज अच्छा, तो ये बात कहाँ से आई? हाँ, तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बाय एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, तो अभी हम सब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आप आगे जाओगे इन्फेंशियल वगैरह में तो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट आपको वापस भी आएगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर हम कॉन्फिडेंस वगैरह के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस को नॉर्मलाइज करके वैल्यूज को देखना है, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लो। पहले ये वाला जो डेटा सेट है वो टिप्स वाला डेटा सेट है, तो जो सबसे पहले वाला कोड है ना उसके अंदर टिप्स को एक्टिवेट कर लेना, मतलब टिप्स वाले डेटा सेट को लोड कर लेना। टिप्स ही है ना? ठीक है, कर लो फिर ये। सॉरी, ठीक, दोनों तरीके से करके देख लेना। नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, जो ऊपर आपने लोड वाला है ना वो तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसी हिसाब का डेटा सेट लोड होता है आपकी मेमोरी के अंदर, एंड देन आप उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो। हो गया? ठीक है, अब उसके बाद मैं इन्हीं सेम चीज को, जब मैं ना बेसिकली भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब मैंने ऊपर यहाँ पे कोवेरिएंस और ये कोरिलेशन वगैरह देखे थे तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर रहे थे। अभी ना कैटेगोरिकल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मेरे पास काउंट्स एंड प्रोपोर्शंस आए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है वो होता है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सेम जो मैं ऊपर वैल्यू काउंट निकाल रहा था ना उसी तरीके से वैल्यू काउंट निकाल रहा हूँ, बट उन वैल्यूज को मैं किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे देख रहा हूँ। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, कोड को मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फीमेल जो पैसेंजर क्लास 1 में थी, ठीक है, उनका एवरेज फेयर इतना था, मीडियन फेयर इतना था, स्टैंडर्ड डिवीजन इतनी थी। तो मैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे पास मेल और फीमेल दोनों कैटेगोरिकल है, पैसेंजर क्लास भी 1 2 3 कैटेगोरिकल है। मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ बट बेस्ड ऑन मीन मीडियन मोड, मतलब एक थर्ड कॉलम के एग्रीगेशन के ऊपर कंपेयर कर रहा हूँ इन्हें। एग्रीगेशन का बेसिकली मतलब होता है जब मैं जो मेरा न्यूमेरिकल डेटा है उसको ना किसी कैटेगरीज के अंदर सॉर्ट कर रहा हूँ। पॉइंट किसी एक बेसिस पे कैटेगरीज के अंदर सॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे आपने एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय पढ़ा था, तो हम उसमें सेल्स वगैरह को सम करते थे, तो वो भी डेटा एग्रीगेशन ही हुआ। एग्रीगेशन देखो, सेग्रीगेशन सुना होगा आपने, डेटा को सेपरेट आउट करना। एग्रीगेशन इज जस्ट अपोजिट फॉर दैट, डेटा को मिला देना। हाँ, न्यूमेरिकल डेटा का एग्रीगेशन कर रहे हैं बट एक कैटेगोरिकल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। गेटिंग पॉइंट? पैसेंजर क्लास भी और सेक्स भी दोनों हमारे कैटेगोरिकल डेटा है,
जो नंबर्स है दिस इज बेस्ड ऑन फेयर। उनका टिकट प्राइस क्या था, उसका मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, ठीक है ना। कोड होता है, हम सबसे पहले ग्रुप बाय यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई इन दोनों कॉलम के बेसिस पे मेरे को ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। देन किस चीज को मेरे को वैल्यूज में दिखाना है, मतलब इसके बाद मैं सिंपली इस तरीके से ब्रैकेट लगाता हूँ ना, तो दीज आर माय वैल्यूज, और फिर इस वैल्यूज के ऊपर मैं फंक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ मीन देखना होता तो मैं डॉट मीन कर देता, सिर्फ तो सिर्फ मीन वाला आता, बट क्योंकि मेरे को मोर देन वन थिंग देखनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे वो मीन मीडियन और मोड मैंने एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। क्लास होगी टिप्स वाले, सॉरी ये हम टाइटैनिक वाले पे आ गए। टाइटैनिक टाइटैनिक, ठीक है ना, डेटा सेट यूज कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। आप चाहो तो टिप्स वाले में भी कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल उठा लो, जो ना जिसमें जिस तरीके से कर लो। मेरा गोल सिर्फ मेथड सिखाना है कि ये मेथड होता है, क्योंकि डेटा सेट यही थोड़ा ना मिलेंगे आपको, डेटा सेट तो बहुत ज्यादा वैरायटी के हो सकते हैं। किसको, नहीं नहीं, आप तो वो करो ना कि जो सबसे पहले पहले वाला कोड है ना, उसके अंदर आप बस जो टिप्स लिखा हुआ है उसके ऊपर टाइटनिंग करके रन कर दो, आपकी डीएफ की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बाद में हमें कोई और डेटा सेट यूज करना होगा, हम दोबारा अपडेट कर लेंगे, या फिर आप डीएफ अंडरस्कोर टाइटैनिक, डीएफ अंडरस्कोर टिप्स, डीएफ अंडरस्कोर वो करके तीनों अलग अलग नाम में एक साथ तीनों को इंपोर्ट कर सकते हो। एनआईसी टाइटैनिक, हाँ कर लो एक बार। तो बताया किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी, एग्रीगेशन करी, एंड अब मैं किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाऊँ तीनों चीजों को, है ना। सेम मैनर में हम इस चीज को ना प्लॉट भी कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, हम दो तरीके से हमेशा डेटा को देखते हैं, एक नंबर्स के थ्रू, एक प्लॉटिंग के थ्रू। प्लॉटिंग के थ्रू हम ह्यूमंस को, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या आपको खुद समझना है तो आपको खुद समझ आता है। नंबर्स के थ्रू हम इसलिए देखते हैं क्योंकि पाइथन को या कंप्यूटर को हम नंबर्स के थ्रू समझाते हैं चीजें, पॉइंट। तो अगर मेरे को कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो एनालिसिस करके देगा मेरे को, तो नंबर्स के थ्रू होता है। अगर मेरे को सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है, मैंने एनालिसिस मैन्युअली कर रहा हूँ, तो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जो मैं प्लॉट करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। मैंने 165 क्लास फेयर का मीन डॉट मीन कर दिया, मैंने अब एग्रीगेशन नहीं करी, सिर्फ डॉट मीन कर दिया है, ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ 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 हाँ, उसको आप ए डॉट प्लॉट कर सकते हो, नो इशू। हाँ, बेसिकली आप रेफरेंस भी स्टोर कर सकते हो ना वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर, नहीं वही बता दो कि आप ए के अंदर स्टोर करके उसे प्लॉट करोगे ना, तो देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पांडास है वो कैलकुलेट करके देगा, मेरे को मीन मीडियन और एक से कैलकुलेट करके दे सकता है,
बट प्लॉटिंग के टाइम पे तो मेरे को हर एक वैल्यू को अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है ना, कि भाई ये इसमें आएगा, ये अलग से आएगा, ये उसमें आएगा। याद है जब मैटप्लॉटलिब मैंने बताया था, तो उसके अंदर जैसे एक लाइन के अंदर, मतलब लाइन चार्ट के अंदर 2 लाइन डालनी थी, तो मेरे को पहले y1 और y2 अलग अलग डिफाइन करना पड़ा था, फिर डॉट प्लॉट 2 बार करना पड़ा था। पॉइंट देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, डॉट मीन डॉट प्लॉट, मेरे को इसलिए फिर डॉट मीडियन डॉट प्लॉट डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट प्लॉट इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आप अगर ए में ऊपर वाली इस लाइन को आपने ए में स्टोर कर लिया, उसको सीधा डॉट प्लॉट करोगे तो वो एरर देगा। पॉइंट। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, सेम ग्रुपिंग को मीन निकाला और उसकी मीन को प्लॉट कर दिया। मैं डॉट प्लॉट डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो पांडास हो गया, नंपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीवन हो गया, काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अच्छे से। तो मैं पांडास के अंदर सीधे सीधे डॉट प्लॉट का मेथड यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे को पीएलटी वाला वेरिएबल बना देता है, एंड मैंने काइंड इक्वल टू बार दे दिया, मतलब मेरे को बार चार्ट चाहिए था, ठीक है। उसके बाद मैटप्लॉटलिब का पीएलटी यूज करके मैंने उसको टाइटल वगैरह दे दिए, लेबलिंग टाइटलिंग कर दी, पॉइंट, शो कर दिया, ये मेरा इस तरीके से पूरा चार्ट आ जाता है, ठीक है। कि भाई फीमेल जो फर्स्ट क्लास में थे, फीमेल जो सेकंड क्लास में थे, फीमेल जो थर्ड क्लास में थे, सिमिलरली मेल जो फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, ठीक है। इसमें अगर आपको मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिखानी है, सो व्हाट यू विल डू इज कि जो ये है यहाँ पे डॉट मीन है, आप एक और लाइन लिखोगे डॉट मीडियन के लिए, एक और लाइन लिखोगे डॉट, एक मिनट, नहीं आपको वैसे नहीं कर पाओगे, इसको आपको पता है कैसे करना पड़ेगा, डॉट मीन आपने निकाला, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, लेट्स से y1 हो गया, ठीक है, डॉट मीडियन को y2, डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन को y3, हाँ वो 3 आपके पास डेटा सेट देंगे, उसको फिर आप बार प्लॉट में पीएलडी डॉट बार करके प्लॉट कर सकते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव मेथड रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ना आप कलर्स एंड सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे, है ना, तो एक इफेक्टिव मेथड रहेगा ज्यादा। ये वाला कर लो। किसके अंदर? स्टैट्स के अंदर देखो, स्टैट्स के अंदर ना ऑन इटसेल्फ एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना पाना पॉसिबल नहीं होता, तो जो हम करने वाले हैं ना, हम डेटा का एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के लिए, देन डेटा का एक इन्फेरेंशियल एनालिसिस करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैट्स के लिए, ठीक है। दीज आर नॉट कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हो गया या इन्फेरेंशियल स्टैट्स हो गया, ये आपके ना प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने के लिए बने हैं, गेटिंग पॉइंट, कि जब मशीन लर्निंग का या एआई का प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें हेल्प करते हैं ये, इन इटसेल्फ इसका प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो आप प्रोजेक्ट इसके लिए करते हो, वो ना आप मिनी ईडीए की तरह समझ सकते हो उसे, कि आप डेटा एनालिसिस भी कर रहे हो उसमें, ठीक है ना, सिंपल क्लासरूम प्रोजेक्ट से आते हैं वो। आई विल गिव यू अ शीट, आप उसे कोलैब नोटबुक बना के सबमिट कर दोगे बस, दैट विल बी इट। अच्छा हाँ, और विनीत सर को आपको कॉल करना हो, शायद आपके ग्रुप में भी होंगे विनीत सर, चेक कर देता हूँ। हाँ आपके सर में, आपके ग्रुप में भी है विनीत सर, उस वाले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा उन्हें, ठीक है। हाँ हाँ, ये सारी चीज आप डेटा एनालिसिस यूज कर सकते हो। मैं बता रहा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया या इंटेंशनल स्टार्ट हो गया, वो इट्स नॉट लाइक कि आपको ना खुद में कुछ है, वो खुद में डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैट्स का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। हाँ, आप डेटा एनालिसिस को कुछ भी आप एनालाइज कर रहे हो, वहाँ पे कुछ आपको दिखाना है उसमें यूज कर सकते हो, या फिर आप डेटा साइंस में जो एमएल वगैरह होता है वो तो पूरा बेस्ड ही इनके ऊपर होता है, ठीक है। हेल्पिंग है ये, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैट्स के कुछ लास्ट लास्ट पार्ट्स बचते हैं मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले सिंपल मेरे को मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने का कंसेप्ट होता है, ये आपने पांडास के टाइम भी मैंने बताया था, नॉट इज नैन फिल नैन वाला, याद है, वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने इस देन ने यूज किया है, ठीक है। इस देने का मतलब होता है कि भाई अगर मैं सिर्फ ये सम हटा दूं यहाँ से और इस देने लिख दूं, तो इस देने में मेरे पास हर एक रो में एक जैसे प्रॉपर टेबल होता है ना वैसे आ जाएगा, और ट्रू और फॉल्स लिखे होंगे, ठीक है, मतलब हर जगह पे ट्रू होगा। और एक मिनट,
हर जगह पे फॉल्स होगा, जहां जहां पे एम्प्टी वैल्यूज है वहां पे ट्रू लिखाएगा। प्रॉपर टेबल में 1000 रोज है, 10,000 रोज है, उतनी बार आएगा। ठीक है, तो उस डेटा को रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम डॉट सम यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे को हर एक कॉलम का टोटल करके बता देता है कि भाई इसके अंदर इतनी नल वैल्यूज है, इसके अंदर इतनी नल वैल्यूज है, इसके अंदर इतनी नल वैल्यूज है। ठीक है, और यही हम जब डॉट मीन कर लेते हैं तो वो मेरे को परसेंटेज बता देता है कि इतना परसेंट डेटा मिसिंग है मेरा। ठीक है, अब सम के लिए देखो, सबाइब में, पैसेंजर क्लास में, सेक्स में, सब में 0 0 है, मतलब इसमें कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। एज के अंदर मेरे पास 177 एंट्रीज मिसिंग है, डेक के अंदर 688 एंट्रीज मिसिंग है। ठीक है, और ये बीच में एम्बार्क्ड और एम्बार्क टाउन के अंदर दो दो एंट्रीज मिसिंग है। ठीक है, सेम यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज में आती है चीजें। ठीक है, परसेंटेज बोल लो या फिर नॉर्मलाइज कर रखा है इसे भी वो बोल लो। ठीक है, इसको फायदा क्या होता है, इसका रीड कैसे करते हैं। और हम जब सम किया था तो उसके बाद मीन करने की हमें क्या नीड थी। जब सम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ना नंबर्स तो मिल रहे हैं, बट आपको रिलेटिविटी नहीं पता है। छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई कौन सा वेरिएबल मेरे को यूज करना है, कौन सा मेरे को छोड़ देना है। पॉइंट, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है आपका मिसिंग वैल्यूज का। ठीक है, कोड बहुत सिंपल है, कोड में तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। डेटा को इंटरप्रेट करना इज द मेन पार्ट। हाँ, अब वो देखो ना कि भाई मैं मीन लगा रहा हूँ और नल वैल्यूज के काउंट के ऊपर लगा रहा हूँ, तो टोटल काउंट अपॉन नल वैल्यूज का काउंट, वही तो मेरा मीन होगा। हाँ, नहीं, सिर्फ नल वैल्यूज के सम पे नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे डॉट सम डॉट मीन नहीं किया है, मैंने नल वैल्यूज पे सब वो लगाया मीन इस एन पे। बात नहीं समझ आ रही है। हाँ, देखो मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सबको ऐड करके अपॉन अक्रेंस, राइट। अब जब मैंने इस एन का ऊपर मीन लगाया, तो इस एन में क्या है, ट्रू फॉल्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो फॉल्स को इग्नोर करेगा, फॉल्स हमेशा 0 होता है और ट्रू को 1 मानते हैं पाइथन के केस में।
तो जब वो उसको ऐड करेगा तो जितनी भी ट्रू वाली वैल्यूज है वो ऐड होती चली जाएंगी, फॉल्स वाली छूट जाएंगी, पॉइंट। और नीचे टोटल नंबर आएगा। तो अगर ऊपर वन वन ऐड हो रहे हैं और नीचे टोटल नंबर आ रहा है तो परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं बन गया ये? नहीं समझ आया? बोर्ड पे आए, बोर्ड पे आते हैं एक बार। दस वैल्यूज लेते हैं सिंपल, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू है, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ये मिसिंग है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ये मिसिंग है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब जो इस देन है वो जहां पे वैल्यू प्रेजेंट है उस पर फॉल्स देता है, जहां पे वैल्यू एब्सेंट है वहां पे ट्रू देगा। तो 5 के लिए वो ट्रू हो जाएगा और 9 के लिए वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सब में फॉल्स है। क्लियर? अब पाइथन में अगर मैं फॉल्स और ट्रू को ऐड कर रहा हूं तो फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, तो ऐड होकर कितना आ गया? 2, है ना। और अपॉन काउंट, काउंट कितना है? 10 परसेंटेज बना, 20% एम्प्टी वैल्यूज है। समझा मीन क्यों लगाया, है ना, इसलिए होता। मतलब अगर आपको मीन नहीं लगाना तो इसका जो दूसरा मेथड होता है वो ऊपर जो डॉट सम है, डेट अपॉन दिस डीएफ डॉट इज यानी की लेंथ, नहीं डीएफ की लेंथ। बिल्कुल। तो अब फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस मीन लगाना मेरे को ज्यादा सिंपल पड़ता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मेरे पास दो थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक अगर हम आउटलायर्स पे वापस जाएं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई आउटलायर्स पता कर ले डेटा में कितने हैं, मतलब कितने नहीं है, और डेटा में है या नहीं है वो देख लिया, ठीक है, किस साइड है वो देख लिया, ठीक है, थोड़े से हैं या बहुत ज्यादा है वो देख लिया, जो हम वो थिक और थिन टेल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वो सब देख लिया। हमने अब तक एक्चुअल आउटलायर्स की वैल्यू निकाली नहीं, कि भाई कौन सी वैल्यूज में आउटलायर्स है वो नहीं निकाला मैंने अभी तक, करेंगे पॉइंट। तो अब वो निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि वो चीज कैसे करते हैं। ओके, तो अ, अच्छा ये मैंने कुछ करके दिखाया होगा, किसी को छोड़ो। हाँ, यहाँ पे मैंने जो आउटलायर्स निकाले उसके लिए दो मेथड्स होते हैं मेरे पास, एक होता है जी स्कोर, एक होता है आईक्यूआर रूल्स, ठीक है। जो जी स्कोर है मेरा वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है किसी भी तरीके की डेटा पे, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, जैसा मर्जी डेटा हो, जिसको मेरे को बहुत अच्छे से आउटलायर्स निकाल के देता है। जो आईक्यूआर रूल्स है ना वो मेथड बहुत अच्छा है, बट ओनली फॉर लीनियर डेटा। और अगर लीनियर डेटा है तो आप आईक्यूआर रूल्स डेफिनेटली लगा सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि जी स्कोर लीनियर डेटा नॉन लीनियर डेटा किसी भी टाइप ऑफ डेटा पे बहुत इजीली वर्क करता है, तो यूजुअली जी स्कोर ही यूज किया जाता है, ठीक है। आईक्यूआर रूल्स एक मेथड है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है, बट इसका ना यूज केस इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो पहले आईक्यूआर रूल्स ही पढ़ लेते हैं, वो काफी सिंपलर है। हाँ, देखो यहाँ पे आईक्यूआर रूल्स का सिंपल सा मतलब क्या है, इसके लिए फॉर्मुलाज पे जाना पड़ेगा हमें, वो बताता हूँ मैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है आईक्यूआर रूल्स, ठीक है। आईक्यूआर रूल्स मैंने बताया लीनियर डेटा के लिए जिम होता है, ठीक है। आईक्यूआर सिंपली क्या कहते हैं कि भाई आप Q1 निकालो, Q3 निकालो, इससे आपका आईक्यूआर कैलकुलेट कर सकते हो आप, Q3 माइनस Q1 करके, है ना। अब आप क्या करो कि भाई हाँ इसमें ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड आते हैं, ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड आते हैं। तो अपर यू भी बोलते हैं एंड एल भी बोलते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। होते क्या मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करते हो अपर बाउंड के लिए, इसमें आप सिंपली एक ही फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई क्यू
नहीं, अलग अलग आएंगे, Q1 Q3 भी है ना, हाँ। तो अपर बाउंड के लिए Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ठीक है। और लोअर बाउंड के लिए Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई, अगर ये मेरी नंबर लाइन है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम है, लीनियर डेटा हमेशा सॉर्टेड ही होता है ना। तो हम क्या करें, थोड़ा सा यहां से एक्स्ट्रा कर दिया एंड थोड़ा सा यहां से एक्स्ट्रा कर दिया, वही हुआ है। IQR को 1.5 टाइम्स है तो वही हुआ है, राइट। अब हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि भाई ये हो गया मेरा लोअर बाउंड, ये हो गया मेरा अपर बाउंड। सिंपली बोल दिया जाता है कि भाई जो इसके इधर वाली वैल्यूज है या इसके इधर वाली वैल्यूज है, वो मेरे आउटलायर्स है। गेटिंग अ पॉइंट, समझ आया, सिंपल इनफ, राइट। ये लीनियर डेटा पे अच्छा वर्क करता है, नो डाउट। बट अगर आप इसे किसी नॉन लीनियर डेटा पे लगाओगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि नॉन नॉन लीनियर डेटा में जरूरी नहीं है जो आउटलायर्स है वो मेरे मैक्सिमम की साइड या मिनिमम की साइड ही हो, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है नॉन लीनियर डेटा। तो भाई आउटलायर में अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में पड़ गया, वो तो जाएगा ही नहीं। और मेरी कई सारी वैल्यूज हो सकती है जो एक्चुअली मेरी रेंज के अंदर पड़ रही है, वो मेरी यहाँ पे भी पड़ सकती है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो बहुत सारे नंबर निकाल देता है कंपेयर टू जी स्कोर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आउटलायर्स बताता है ये। दूसरा, जो आउटलायर्स निकालता है उसमें भी सारे के सारे जरूरी नहीं है कि आउटलायर्स हो, ठीक है, एक आधा आउटलायर डेफिनेटली आ जाता है, बट बहुत सारी सिंपल वैल्यूज भी, अपने रेंज की वैल्यूज भी निकल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। एक मेथड एग्जिस्ट करता है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसका कोड लिखा हुआ है, कोड को आप देखोगे तो वही सेम चीज हो रखी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर लास्ट वाला पार्ट समझ आया, प्रिंट में जो मैंने किया हुआ है, वही नहीं समझ आया। वो बेसिकली पांडा सी ना फिल्टरिंग है। मैंने एक्स में देखो ऊपर डीएफ में से एक कॉलम डिफाइन किया फिर, है ना। तो मैंने क्या किया कि भाई एक्स में एक फिल्टर लगाया, इस तरीके से फिल्टर लगाते हैं। तो मैंने ऐसे बोला कि भाई एक्स की वैल्यू जहां पे लोअर बाउंड से छोटी है, हाँ, नंबर ऑफ आउटलायर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटलायर्स कितने हैं वो निकालने के लिए ना। जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरे को एक्चुअली वैल्यूज देगा आउटलायर्स की, हाँ। नीचे बस मैंने उसकी लेंथ काउंट कर ली, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये और का सिंबल होता है, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि कोई भी वैल्यू लोअर बाउंड से नीचे और अपर बाउंड से ऊपर तो नहीं हो सकती ना, या तो लोअर बाउंड से नीचे होगी या अपर बाउंड से ऊपर होगी, ठीक है। तो ये और का सिंबल होता है, और बस मैंने लेंथ इसलिए लगाया ताकि बस नंबर ऑफ आउटलायर्स आ जाए, कि 500 आउटलायर्स है, 200 आउटलायर्स है, जितने भी नंबर ऑफ आउटलायर्स है, ठीक है। वैसे नोट डाउन कर लो, फिर एक्चुअल अपने मेन कंसेप्ट स्कोर की तरफ पढ़ते हैं। ये इसमें फॉर्मूला याद रख लो बस, कंसेप्ट समझ लो। ये वाला कंसेप्ट तो समझना इजी है, ये याद भी रहेगा आई थिंक, है ना। उसी को कोड में ट्रांसलेट किया हुआ है बस। ये वाला कहते हैं ना बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली, ठीक है उसको, क्योंकि वो भी प्रॉपर फॉर्मुला वाइज ही होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैथ्स के फॉर्मुला याद रखोगे ना, तो कोड लिखना उसके बाद फिर काफी इजी हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या करते हैं कि वो कोड याद करने का ट्राई करते हैं, वही है ना, कोड याद करना तो सेंस नहीं बनाता ना, वही तो। फॉर्मुला याद होना और प्लस इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब किसी नॉन डेटा के ऊपर IQ रूल लगा के आ जाओगे तो वो तो इशू देगा ही देगा, है ना। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला इशू देगा ही देगा, देखना आउटलायर्स कितने सारे देगा ये। मैंने ऊपर वो भी तो नहीं किया, देना मैं वेब दिखाता हूँ वो, ठीक है। इसके एक बार आउटपुट दिखा देते हैं। और टिप्स नहीं, टाइटैनिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम।
देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास इस तरीके से पूरी रो आ गई, पूरी सॉरी क्वांटाइल स्पेलिंग सही लिखी आपने? नहीं, आपने जो ऊपर वाला रन किया होगा उससे हो जाएगा। ओके बाय। हाँ मैं देख लेता हूँ, उसमें एक दो दिक्कतें हैं, आपको या तो थोड़ी देर बैठो मैं बता देता हूँ आपको। 5 मिनट वेट कर लो, मैं 5 मिनट में बता देता हूँ आपको, जाना जरूरी है। मैं चलो बता देता हूँ। आपने एक्सेल को लैंग्वेज के अंदर डाला हुआ है, एक्सेल एक्चुअली टूल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने समरी लिखी है ना, समरी में आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है। आपको बेसिकली इस तरीके से समरी लिखनी होती है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या हो, ठीक है। कंपनी अगर आपको हायर करती है तो आप उनके में क्या एड ऑन कर पाओगे, आपको डेटा एनालिस्ट वाला कितना कितना बात आता है। हाँ ये एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा सा ना, ठीक है। और दूसरी चीज, हाँ तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं ना, ये क्रेडिट विजुअलाइजेशन यूजिंग पावर बीआई, क्रेडिट डैशबोर्ड फॉर चॉकलेट सेल्स, इनको ना ये तो आपका उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है वो हो गया। आपको ना इनके लिए कोई कोई भी नाम सोच लो, ठीक है, एंड वो नाम यहाँ पे लिखना होता है, और फिर जो नीचे वाली लाइन है उनके अंदर डिस्क्राइब करना होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है क्या। कैटिंग पॉइंट, जो ये आपने हेडिंग में लिखा है ना, ये एक्चुअली एक पॉइंट बनेगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? जो आपने लाइन लिखी है क्रिएटेड डैशबोर्ड फॉर चॉकलेट सेल्स, ये आपने हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। हेडिंग नहीं होती, ये हमेशा एक पॉइंट बनेगा, जो नीचे 2 पॉइंट है ना, उसमें एक तीसरा पॉइंट बन सकता है ये। यहाँ पे एक नाम आता है, आप कुछ भी रैंडमली अपने हिसाब से बढ़िया सा नाम दे इस प्रोजेक्ट को दे सकते हो, और नाम यहाँ पे लिखोगे आप। गेटिंग पॉइंट? सेम विद दिस, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। ये तीन चीजें आप चेंज कर देना, और अगर आपने ऊपर से लिंक्डइन और वो हटाया है ना, तो लास्ट वाला पाइप सिंबल भी हटा दो। ये पाइप सिंबल आ रहा है ना, इसके बाद ये लाइन आ रही है जो, ठीक है, ये भी हटा देना। आप घर जाकर आराम से मेरे को भेज देना अपडेटेड वाला, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बैठ के करना है, यहाँ पे बैठ के कर लो, बट अभी प्रेफर, ओके। आपके में लिस्ट क्यों आ रहा है, आपने एक्स डिफाइन किया है इसी तरीके से? मैं तो कह रहा हूँ, हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपने एक लिस्ट बना दिया ना उसे, ये सीरीज है डीएफ की। इशू आ रहा है? लाइन नंबर किस में आ रहा है? नहीं मार्क करा होगा ना, कहाँ पे आ रहा है? हाँ मेरे को एक बार, ठीक है। ओ, सही आपको अपने रन कर रखा है उसे, टाइटैनिक को हाँ रन कर रखा है, इसको दोबारा कर लेते हैं। हो तो क्या, वही भी रन नहीं हो रखा होगा आपका, ठीक है। इसमें आपको पहले तो प्रॉपर आपकी लिस्ट मिल रही है जो भी आउटलायर्स हैं उनकी, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो लेंथ आ गई एक मतलब टोटल आउटलायर्स मेरे पास 116 है, ठीक है। अब ना एक्चुअल जो मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, ये उससे बहुत ज्यादा है। जो एक्चुअल नंबर ऑफ आउटलायर्स है वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं जी स्कोर, ठीक है। ऊपर आते हैं जी स्कोर वाला मेथड पे आते हैं, ठीक है। जी स्कोर का सिंपल सा मतलब ये होता है, फॉर्मूला देखते हैं, ये नोट करने की जरूरत है या बता दूं? ठीक है ना, ठीक है। जी स्कोर का फॉर्मूला होता है, चलो जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एंड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन एस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये ना हर एक वैल्यू के लिए निकलता है। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, तो इसका भी एक जी स्कोर होगा, इसका भी एक जी स्कोर होगा, इसका भी एक जी स्कोर होगा, एंड सो ऑन। मतलब आपके पास 1000 वैल्यूज है, 1000 जी स्कोर आएंगे आपके पास। अब एक्चुअली उसमें से आउटलायर्स फाइंड कैसे करते हैं?
आउटलायर की रेंज होती है जी स्कोर में -3 to 3, ठीक है। कोई भी जी स्कोर की वैल्यू और -3 से छोटी आ रही है तो वो मेरा एक आउटलायर है, और अगर मेरी जी स्कोर की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है तो वो मेरा एक आउटलायर है। क्लियर, समझाया? आई थिंक सिंपल ही है, सिंपली। हाँ, इतना ही है जी स्कोर में एक्चुअली ना, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मुला यूज होता है एंड इस वैल्यू को हम हर एक उसके लिए चेक करते हैं। एक ये मीन होता है, सबका मीन, कोई लिस्ट का मीन, ठीक है। और एक्स एक्चुअली वैल्यू, अगर आप 1 के लिए निकालो तो 1, 2 के लिए निकालो 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने अगेन एक्स इक्वल टू डी पेयर किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक्स मीन निकाला और एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है। फिर मैंने इसको इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं बताता ना पूरी पूरी सीरीज के ऊपर। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल ही कंसेप्ट है, क्योंकि इसको मैं रन कर देता हूँ। इसमें देखो, इसमें मेरे पास जो इसको आउटलायर्स आया सिर्फ 20 आए हैं, ये ट्रू आउटलायर्स है। और वो गलत कैसे थे, ये ट्रू क्यों है, वो भी हम प्रूव भी करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो एक बार पहले ये लिख लो, फिर ग्राफ को करवा देते हैं आपको। ट्वेंटी आएगा टोटल नंबर्स, और ये नंबर्स हैं, अगर नंबर से वेरीफाई करने हैं तो। आपका लगा रहा है कितने आ जाते हैं? हाँ, स्मॉलर देन होगा -3, 876 आ रहा है, आपके बचे हुए सारे आ रहे हैं। स्मॉलर देन -3 ग्रेटर देन 3, ये जो लिखा है मैंने भी, मतलब इसको आगे पीछे करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको कहाँ पे सर्व करिए आपने, देख लो एक बार। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे, हाँ वो लगाना जरूरी है, वरना वो मीन कैलकुलेट ही नहीं होता। अच्छा, अगर आप इसमें वो नहीं करोगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले होगा ना, तो एक्स मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देगा पहले, आ गया ना, ठीक है। क्लियर, अब इसको प्लॉट कर लेंगे। सिंपल सा प्लॉटिंग का कोड लिखा हुआ है मैंने, स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ एंड रेंज के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूँ, रेंज लेन डीएफ फेयर, करेंगे पॉइंट, क्या मतलब है? करेंगे पॉइंट कि भाई एक्स एक्सिस पे मेरा 0 1 2 3 4 5 6 मतलब जितनी भी एंट्रीज है उतनी आ गई, और हर एक पॉइंट पे फेयर की वैल्यू प्लॉट हो जाएगी, उस पे जितना भी फेयर था। करेंगे पॉइंट, तो मैं इसको जब रन करता हूँ
मेरे पास कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग आती है, इसमें वो क्लियरली आउटलायर्स दिख रहे हैं। मैं कुछ 200 के आसपास की लाइन ले सकता हूँ आउटलायर्स के मार्क करने के लिए, है ना? इस वाली समथिंग लाइन को ले सकता हूँ मैं टू आउटलायर्स के लिए। थोड़ा नीचे लूँगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है मेरे पास, है ना? मेरे को जो क्लियर एक आउटलायर्स दिखते हैं, देखो 3 तो ये क्लियर दिख ही रहे हैं, बट मैं इस वाले पार्ट में से ये वाला इनको आउटलायर्स कंसीडर कर सकते हैं 200 की वाली लाइन्स को। और आप 200 की लाइन से ऊपर वाले जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करोगे। हुँ। नहीं, स्कैटर प्लॉट में डायरेक्टली आप फेयर को कैसे करोगे? एक्स और वाई दोनों देने पड़ते हैं ना आपको। हाँ, वही तो मैंने किया है, मतलब एक्स इक्वल टू करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे लेंथ दी है। और दोनों सीरीज होनी चाहिए ना। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि दोनों न्यूमेरिकल नंबर्स के बीच में प्लॉट होता है, दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट होता है। तो फेयर मेरा ओरिजिनली न्यूमेरिकल है, उसमें तो हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट हमें एक न्यूमेरिकल वेरिएबल और देना था उसे। ठीक है, तो मैंने सीधा 0 से लेके जितनी भी उसकी लेंथ है उतनी काउंटिंग दे दी उसे, है ना? तो तभी मेरे पास जो एक्स पे ये काउंटिंग आ रही है 0, 200, 400, 600, 800 वो आ रही है। आप सिंपली करोगे तो सिंपली नहीं चलेगा वो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 200 लाइन को एक बेस लाइन मान के ऊपर के आउटलायर्स काउंट करोगे ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एग्जैक्टली 20 है ये, है ना? जी स्क्वायर बहुत ज्यादा एक बेटर तरीके से आउटलायर्स निकालता है। अगर मैं आईक्यू रूल्स की बात करूंगा, तो आईक्यू रूल्स ना कुछ यहाँ 70 के आसपास की लाइन को लेता है, तो जहां पे स्पेसिस दिखे डेटा में वो वहीं से उसने आउटलायर्स मार्क करने शुरू कर दिए। पॉइंट, तो उसने इस वजह से आउटलायर्स बहुत ज्यादा बताया मेरे को। बट क्योंकि मैं इनको आउटलायर्स कंसिडर नहीं करूंगा, ये रेंज मेरी थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, वेरिएशन है मेरी डेटा के अंदर, बट ये आउटलायर्स नहीं होंगे। ठीक है, आउटलायर्स टेक्निकली ये भी बहुत ज्यादा बड़े आउटलायर्स नहीं है, ठीक है, इनको मैं रख सकता हूँ। ये है जो बहुत ज्यादा बड़े आउटलायर्स है ना? ये तो बिल्कुल ही क्योंकि मेरे डेटा से अलग ही है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास मेथड होते हैं, प्लॉटिंग करके देख लो। एंड हाँ, इसके बाद एक चीज और बचेगी लास्ट, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपको खत्म हो जाएगा। ये इतना ही पार्ट होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का। वैसे तो अब देखो इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी आती हैं। तुम करोगे? ठीक है, कर ही देता हूँ। हो गया? ठीक है, इसके बाद जो जीन्स का वाला मेथड है, उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद रखना, तब सीधा सीधा फंक्शन भी यूज कर सकते हो जीन्स का। ठीक है, मैंने पहले फॉर्मूला वाला पार्ट इसलिए कराया क्योंकि इट इज रिकमेंडेड कि आप फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि सी प्लस के बारे में अगर बाई चांस आपको कभी करना पड़ जाए तो आपको सीधा फंक्शन नहीं मिलेगा, पाइथन के अंदर सीधा फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, बट पाइथन के अंदर अगर आप हो तो आप सीधा सीधा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। आप साइपाई साइंटिफिक पाइथन में से स्टैट्स का मॉडल यूज कर सकते हो, फिर आपका स्टैट्स और जीस को सीधा सीधा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, ये वाला कोड रन करोगे एक्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ, लिख लो आप एक बार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरा बस ये गोल था कि भाई आपको जीत पर वगैरह नहीं भी याद आ रहा है तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। आईक्यूर के लिए ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईक्यूर इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होता, तो कोई भी पर्सन उसको एल्गोरिथमली प्रोग्राम करने में क्यों वो करेगा, है ना, टाइम स्पेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव सेट खत्म होता है, कल हम इंटेंशियल स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड आपको ना मैं टाइम आज मेरा एक बजे था तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रही है, 12 बजे आने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? तो मैं आपको 12 से कर देता हूँ टाइम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कल से ही बता रहा हूँ मैं, 12 से 1 कर देते हैं टाइम। पॉसिबल है? कोई शेड्यूल में इश्यू तो नहीं है आपको? कोई इश्यू नहीं है ना? कल से हम 12 से 1 कर देते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी इट। एंड
हमारे पास ना वीक डेज में भी एक्चुअली दो तीन एक दो डिस्क्रिप्टिव के बैच स्टार्ट हुए हैं। देख लो, अगर आप उनसे अलाइन होते हो तो फिर वीक डे से भी आ जाना। तो या एक तो सुबह 9 बजे वाला चल रहा है, एक डिस्क्रिप्टिव का और होगा। देखिए, ये तो आपका वाला ही है, इसका हाँ टाइम मैं 12 बजे कर देता हूँ। क्या अच्छा, ये लोग जाएंगे, हाँ ये एक हफ्ते बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जाएंगे, 10 बजे का बैच है ये। अगर मैं 12-12 बजे के आसपास की जो आपका ऑलरेडी टाइम है उसकी बात करूँ, तो एक बैच ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल पे है। बाकी तो फिर यही वाला बैच है, तो नहीं हो पाएगा कहीं पे एडजस्ट ना। कोई बात नहीं, वीकेंड पे रखते हैं आपका, कोई इशू नहीं है ना। तो ये रखते हैं, आप बाकी वो बात करते चले जाइएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से इन्फ्लुएंशियल स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। मशीन लर्निंग, इन्फ्लुएंशियल के बाद आपका स्टार्ट होगा मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर एआई वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जेन एआई और एजेंटिक एआई। थैंक यू।